नंबर 49 देखें। पेज नंबर 49 कर लिया ओपन, कर लिया ओपन। Employee share scheme means any agreement under which a company may issue shares to an employee of the company or an employee of an associated company or the trustee of a trust, and under the trust deed the trustee may transfer the shares to the employee of the company or employee of an associated company. ठीक है, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को खुद दे दे, एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़ को खुद दे दे, या किसी ट्रस्ट को दे दे और ट्रस्ट आगे जाके उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे दे। ट्रस्ट कोई थर्ड पार्टी उसको दे दे और वो आगे शेयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे दे या एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दे दे। Taxability at the grant of the right or option. When an employee is granted an option or right to acquire the shares under an employee share scheme, no amount is chargeable to tax. इसे अंडरलाइन कर ले। ये वही वाली बात बताइए ना कि जब वो एक्वायर करता है राइट टू ऑप्शन तो हम टैक्स के ऊपर कोई चीज़ लेके नहीं जाएंगे। It is for the reason that no benefit is derived by the employee by a mere grant of the option. mere किसे कहते हैं? सिर्फ, हाँ, good. Taxability at the issue of shares. When an employee is issued with the share as a result of the exercise of the option under an employee share scheme, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary shall be computed in the following manner. Fair market value of the shares, consideration paid for the right of the option to acquire the share, consideration paid for the purchase of the share. ठीक है, यही पढ़ा हुआ है, यही चीज़ थी ना, यही फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा। ये मैं अब तेजी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, जैसा आपको गो थ्रू हो जाए बुक में क्या लिखा है। टैक्सेबिलिटी एट द इशू ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ये अब वो रिस्ट्रिक्शन वाली सारी बातें आ गई। इफ द शेयर्स इशू टू एन एम्प्लॉई अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, नो अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंटिल द अर्लियर ऑफ द टाइम ऑफ द एम्प्लॉई, until earlier of the time the employee has free right to transfer the shares or dispose of the shares. कल हमने ये पढ़ा था ना सिनेरियो 3 और 4 में, अगर तो रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन जब तक है तब तक एम्प्लॉय का बेनिफिट कोई भी ऐड नहीं करेंगे। तो बेनिफिट ऐड कब करेंगे? जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी। हाँ, अगर रिस्ट्रिक्शन से पहले शेयर उसने बेच दिए तो तब भी बेनिफिट ऐड कर देंगे। तो इसने यही बात लिखी है कि ए और बी में से जो चीज पहले हो जाएगी, ए और बी में से जो चीज पहले, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी या रिस्ट्रिक्शन से पहले वो डिस्पोज ऑफ कर दे, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले डिस्पोज ऑफ कर दे, तो हम उसको ऐड कर देंगे उसकी टैक्सेबल इनकम में। यानी कि ये दो सिनेरियोज को इकट्ठा बना गया है ना, 3 और 4 को इकट्ठा लिख गया है। मैंने कल 3 और 4 अलग-अलग कराया था, ये इकट्ठा लिख गया है। और फॉर्मूला वही है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम द एम्प्लॉई हैज फ्री राइट टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द शेयर, एनी कंसिडरेशन पेड फॉर द शेयर और एनी कंसिडरेशन पेड फॉर द ग्रांट ऑफ द राइट और ऑप्शन टू एक्वायर द शेयर्स। तो टैक्सेबल सैलरी पे आपने वो ऐड कर देना है। समझ लगी है ना इस बात की भाई? समझ लगी इस बात की? टैक्सेबिलिटी है डिस्पोजल ऑफ राइट और ऑप्शन, ये वही अब ऑप्शन को बेच दिया है उसने आगे। When an employee is granted an option or right to acquire the shares under an employee share scheme, no amount is chargeable to tax. However, instead of exercising such right or option is disposed of by the employee, amount chargeable to tax under the head salary shall be worked out and under consideration receive less employee cost in respect of the right or option. ये उसने ऑप्शन बेचते टाइम जो पहला सिनेरियो आपको बताया, ये सिनेरियो 1 है। ऑप्शन बेची है, ऑप्शन खरीदी थी, ऑप्शन बेच दी, ये सिनेरियो 1 है। ठीक है, ये बेशक अगर आप लोगों ने अगर कल वो सारे सिनेरियो बनाए हुए थे तो आप इसके साथ लिख लें कि ये जो इससे ऊपर था वो सिनेरियो 3 और 4 था और इसमें ये सिनेरियो 1 है। कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, अब शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी? ये वो सिनेरियो आपका आ गया जिसमें हमने शेयर्स को आगे बेच दिया था, ये वो वाला सिनेरियो आ गया। ठीक है, तो उसके अंदर हमने कंसिडरेशन रिसीव में से क्या लिया था, माइनस किया था? कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट और बेनिफिट एडेड इन टैक्सेबल सैलरी।
एम्प्लॉय सैलरी। तो ये देखिए जो कॉस्ट इसने दी है उसमें यही चीज़ें शामिल नहीं है, कंसिडरेशन पेड फॉर द शेयर्स, कंसिडरेशन पेड फॉर द ग्रांट ऑफ एनी राइट, और टैक्सेबल अमाउंट किधर गया, तो पेज बताइएगा, मेरा पेज इधर उधर हो गया, 50 पूरा, हाँ। टैक्सेबल अमाउंट रिप्रेजेंटिंग गेन कैलकुलेटेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी टू द एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है। ये जब हमने शेयर को बेचा रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद, तो उस टाइम क्या जो फॉर्मूला था, ये सेम वही वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, उसको वो कह रहा है ये कॉस्ट है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि आप हमारा क्या फॉर्मूला था, कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो बेनिफिट ऐड किया था, इस चीज को वो क्या कह रहा है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ शेयर। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर। ये कल कौन सा सिनेरियो था, 3 था 4 था जिसमें हमने बेचा था, कि 2 था, है 3 था शायद, चलो ठीक। तो ये जस्ट ये बता रहा है कि अगर आपने शेयर की कॉस्ट निकालनी हो तो ये कॉस्ट है, ठीक है। तो ये वो सारा कुछ जो हमने 2 दिनों में पढ़ा है, ये सब उसकी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है। आगे इसकी एक एग्जांपल है, जी। तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ शेयरिंग निकालते हैं, तो उसका अगर एक्सचेंज रेट दिया हो तो हम उस जिस वक्त रिस्ट्रिक्शन हटी है जब कैलकुलेट करें उससे उस वक्त जो है एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज रेट जी, जिससे हम हाँ जी, कैलकुलेट करें। फिर उसके बाद अगर आगे आने वाले वक्त में या अगले साल में अगर हम वो शेयर सेल कर रहे हैं तो तब भी हमने कॉस्ट ऑफ शेयर उसमें से एक्सक्लूड करनी है। ये जो एग्जांपल है ना, किसमें से एक्सक्लूड करें, सॉरी, कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ शेयर तभी हम निकालेंगे ना, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। वो तो जब भी आपने शेयर बेचना है ये निकालना है। तो एक कॉस्ट ऑफ शेयर हमने तब भी कैलकुलेट की थी जब रिस्ट्रिक्शन हटी थी इनको फ्रॉम सैलरी में लेके आने के लिए। वो कॉस्ट ऑफ शेयर हाँ बिल्कुल तब भी निकाली थी। मेरा मतलब ये पूछने के लिए है कि जब हम दोबारा कॉस्ट ऑफ शेयर करेंगे कैलकुलेट, तो हम पिछले रेट पे करेंगे या इस रेट पे करेंगे? एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। ये अगली जो एग्जांपल है ना, इसमें एक्सचेंज रेट गिवन है, इसको करते हैं। ये देखें, ये वाली जो एग्जांपल है, इसको करके देखते हैं, ये इसमें आपका क्वेरी इसमें रिजॉल्व हो जाएगी। Mr. Hassan has been the chief financial officer of the XYZ Limited for the last 5 years. He was offered 5,000 shares on 1st June 2020 by XYZ Limited at the price of $1 per share. ठीक है? The market value on that date was $5 per share. The shares were transferable on the completion of 1 year of service from the date of issue of इसका मतलब फिर आप टेस्ट दोगे आज। The market price of the shares as on 1st June 2021 was $8 per share. लीज का टेस्ट On 17th September 2021, Mr. Hassan sold कल हो all गया था the टेस्ट? shares at $9. कल हो गया था टेस्ट। He also paid a commission of $10 to the brokerage house. The relevant आज हमने exchange questions rates करने हैं are क्या as follows. दो एक पास्ट पेपर्स Calculate the amount to be included in the taxable income of Gypsum Mr. Limited वाला। Hassan for the tax year 2020, 21 and 22 and also specify the head of the income under which the जन्नत वाला पहले income करेंगे तो आगे would फाइनेंशियल be लायबिलिटी classified. फाइनेंशियल एसेट किसी भी चीज का आपको क्लियरली समझ ठीक है, इसके अंदर ये आपका जो सवाल था इसका वो भी आ गया एक्सचेंज रेट का। तो इसके साथ पहले इसकी टाइमलाइन बना लें, इसके साथ हुआ क्या क्या अटैच नहीं हुआ। अच्छा, और उसके मुताबिक इसे सॉल्व कर लेते हैं। वो तो आपके पास नहीं पड़ा। 1 जून 2020 को उसको ऑफर्ड हुए 5,000 शेयर एट द $1 पर शेयर, ऐसे ही है।
और हमने ये बनानी कब कब की है? 2020, 21 और 22। अगर ये मैं 3 साल यहाँ पे लूँ, टैक्स ईयर 20, 21 और 22, इसमें उसने 1 जून 2020 को उसे ऑफर किया है और उस टाइम पे जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 5 थी, और शेयर ट्रांसफर होने हैं 1 जून 2020। मेरी यहां भी बन जाएगी ना, 1 जून 2020, ये यहां बन गया। The market price of the shares on 1st June, 17th September 2021, Mr. SN sold all the shares at 9। अच्छा, इसके अंदर वो ऑप्शन के थ्रू नहीं गया, डायरेक्ट शेयर्स बाय किए हैं। ठीक है, देयर इज अ चांस कि आप ऑप्शन ना लें, डायरेक्ट शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कोई नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कोई नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी जस्ट टू जस्ट कॉस्ट ऑफ शेयर ही आएगी। The market price of the shares as on 1st June 21 was 8 per share. On 17th September 2021, Mr. SN sold all the shares at 9। इसको शेयर्स एलोकेट किस दिन हुए? शेयर इसे एलोकेट किस दिन हुए? 17 सितंबर 2021 को उसने सारे शेयर्स बेच दिए हैं। 17 सितंबर 2021, तो ये आपका 30 जून 20 है अगर यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा। 30 जून अगर आपका जून 2020, जून 2021 और जून 2022, तो 17 सितंबर को बेचे उसने 2021 को, तो यहाँ पे जाके सितंबर 21 में उसने सोल्ड है। यहां भी जाके बेचे ना उसने, सितंबर 21 के अंदर उसने बेच दिए। ये टैक्स ईयर है, इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहां पे जाके उसने बेच दिए। अब उसको ट्रांसफर किस दिन हुए हैं? 1 जून 2021 की डेट कहां पे आ रही है? द मार्केट वैल्यू ये थी, द शेयर वर ट्रांसफरेबल ऑन 1। अच्छा, 1 जून 2020 को उसको मिले और 1 साल की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। 1 जून 2020 को उसे मिले और 1 साल की रिस्ट्रिक्शन थी, तो यानी कि उसको यहाँ पे जून में जाके मिले 1 जून 2020 में, और यहाँ जाके उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है। रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गई ना, क्लियर? यहां पे जाके उसको एलोकेट हुए हैं, एलोकेट हुए हैं उसे। ठीक है, और 1 साल की रिस्ट्रिक्शन थी और उसने सितंबर 21 में बेच दिए। ये आपका जो सारा काम हुआ है वो इस पैटर्न पे हुआ है। यहाँ पे उसे एलोकेट हुए 1 जून 2020 को, 1 जून 2021 को उसकी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई 1 साल की, और सितंबर 21 को जाके उसने बेच दिए। अब जब उसे एलोकेट हुए हैं विद रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन वाले थे, तो रिस्ट्रिक्शन के साथ जब शेयर मिले तो हम इसकी कुछ एंट्री करेंगे? हैं? इसके हम कुछ भी नहीं एंट्री करेंगे, क्योंकि ये बेनिफिट अभी उससे ट्रांसफर नहीं हुआ। अब रिस्ट्रिक्शन उसकी रिलीज हो रही है, यहाँ पे जाके आप इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में लेके जाएंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला वही है कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ राइट, यहाँ पे है नहीं तो हम कॉस्ट ऑफ शेयर्स, इस फॉर्मूले के तहत जो मेरी फिगर आएगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चार्ज होगी। ठीक है,
और जब आपने बेचे हैं यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आएगा कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट ऑफ शेयर लेस इनकम फ्रॉम सैलरी बेनिफिट, और ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है, इसको अब जरा हल करें, क्या क्या चीजें हमें चाहिए और क्या। अच्छा, अब जो एक्सचेंज रेट है, अब ये डाटा बनाने से मुझे एक बार पता चल गई, 1 जून 2020 का एक्सचेंज रेट मेरे लिए रेलेवेंट होगा है? 1 जून 2020 का एक्सचेंज रेट भी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होना चाहिए, असूली तौर पे तो यही है। फिर उसके बाद उसने हमें दिया है 1 जून 2021, हाँ इस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, तो इस दिन का एक्सचेंज रेट मेरे लिए रेलेवेंट होना चाहिए। और 17 सितंबर 2021 इस दिन का भी, सितंबर का जो है एक्सचेंज रेट मेरे लिए रेलेवेंट होना चाहिए। 1 जून को फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 1 जून 2021 को $8 आ रही है ना, $8 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। कितने शेयर से? 5000 शेयर था, $8 फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है। एक्सचेंज रेट 1 जून का क्या है? 101। ये मेरी फेयर मार्केट वैल्यू बन गई। बताएं क्या बन रही है? 4040। अब आपकी बात आ गई कॉस्ट ऑफ शेयर की। कॉस्ट ऑफ शेयर हमें कितना था जी? ही वॉज ऑफर्ड 5000 शेयर्स ऑन 1 जून 2020 बाय अ प्राइस ऑफ $1 पर शेयर। 5000 शेयर है और $1 का है। एक्सचेंज रेट क्या लगाए? यहां पे आपका जो जिस तारीख की आप वो निकाल रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसी तारीख का आपका एक्सचेंज रेट लग रहा है 100। कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी निकल रही है? इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड करना है? 3540। एक बात तो क्लियर हुई कि जो कॉस्ट ऑफ शेयर में हमने एक्सचेंज रेट लिया है, $1 आपने जिस डेट का उठा रहे हैं उस डेट का ट्रांजैक्शन डेट का आप एक्सचेंज रेट उठा रहे हैं, ठीक है। आपका डॉलर, आप कॉस्ट आप डॉलर की ले रहे हैं ना, फर्स्ट डॉलर, ये फर्स्ट डॉलर कह रहा हूँ $1, तो $1 आप जब का उठा रहे हैं तब का आप एक्सचेंज रेट उठा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन रिसीव कितनी है भाई? कितनी है? 9 पर शेयर, 9 पर शेयर। अच्छा, और सारे बेचे हैं, कोई रखा भी है? सारे बेच दिए। 5000 शेयर है, $9 का बिका है, और इस दिन एक्सचेंज रेट क्या था? 102। कितना आ गया जी? 459 टेट्रा 0, 459 टेट्रा 0, 4.5 मिलियन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ शेयर यही वाली उठानी चाहिए और यही वाली उठाते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर 5 लाख आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी 35,40,000, कॉस्ट ऑफ शेयर 5 लाख और 35,40, इसको लेस कर दे दोनों को। कितना? कमीशन भी है, हाँ कमीशन भी है भाई, लेस कमीशन कितना था?
$10 तो $10 को मल्टीप्लाई करें 102 के साथ, कितना आ जाएगा? 1020। ये ले, अब बताएं। 548 5980। ये आप लोगों को तो मेरे ख्याल से नजर ही बड़ा साइड से आ रहा है, नजर वो क्लियर है? एक मिनट मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। पहले मुझे ये बताएं, आपकी क्यूरी सॉल्व हो गई है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ शेयर मैंने यहाँ पे कौन सी उठाई है? जो मेरी स्टार्ट के टाइम पे मैंने कॉस्ट ऑफ शेयर ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं उस दिन का एक्सचेंज रेट लेके दोबारा, वजह क्या है? ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट का एक्सचेंज रेट उठाना है, ठीक है? जिस दिन वो डॉलर का रेट, डॉलर उठाया ना, कॉस्ट उठाई है जिस दिन की, उस दिन का मैंने रेट उठाया, एक्सचेंज रेट, ठीक है ना? तो जब जिस दिन कॉस्ट उसकी थी उसी दिन का मैंने रेट उठा ली जब उसे ट्रांसफर, ठीक है? क्लियर है ये बात? और अब आप बताएं, यही था आपका भी? चलो, एक तीर से दो शिकार। अच्छा, आई कैप को भी पता है कि स्टूडेंट्स को एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम आता है, तो वो अक्सर एक्सचेंज रेट में ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता ही वो एक्सचेंज रेट में है। कई दफा तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन कई दफा जब आप कंफ्यूज हो, तो मैंने तो ये अप्रोच इसलिए बताई है कि इन केस कभी आप लोग नहीं समझ लग रही है कौन सी ट्रांजैक्शन किस दिन हो रही है, तो टाइमलाइन में ड्रॉ कर लें। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह टाइम वेस्ट होता है, हम इसके बगैर कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कर लें। तो बेसिक चीज़ यही होती है कि अक्सर बंदा 3-4 काम इकट्ठे हो रहे हो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सी डेट में क्या काम हो रहा है। तो एक टाइमलाइन बना के छोटी सी आप इसको कर सकते हैं वर्किंग्स के अंदर। लेकिन अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट बगैर टाइमलाइन के ही, तो फिर उसी तरह ही जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इट विल टेक टाइम। तो टाइम अगर जहाँ बच जाए वहाँ बचाएं। ये चीज़ आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये वाला टॉपिक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने एक क्वेश्चन दिया